लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। देश में चोरी चकारी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, पर आज जिस कहानी की शुरुआत हम कर रहे हैं वो सिर्फ घोटाला नहीं, पूरी एक सियासी फिल्म है। जरा सोचिए ना, 950 करोड़ की लूट कम थोड़े होता है। और जब इस चोरी का भेद खुला तो सबूत के तौर पर पुलिस के पास क्या आया? पूरे 20 ट्रक भरकर दस्तावेज। ये कागजात नहीं थे, ये बिहार की तकदीर बदलने वाले बम थे। इस एक घोटाले ने न सिर्फ सरकारी खजाने को चट कर डाला, बल्कि बिहार की राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। नतीजन कुर्सी पर बैठे एक मुख्यमंत्री की सत्ता छिन गई और उस जोरदार नेता को जेल जाना पड़ा, जिसके आवाज से पूरा संसद भवन डोल जाता था। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। तो चलिए आज हम उस सबसे चर्चित और अजब गजब चारा घोटाला की परतें खोलते हैं, जिसकी गूंज आज भी पटना से दिल्ली तक सुनाई देती है। वो घोटाला जिसके कागज पर थे घोड़े, हाथी, भैंसों के चारे के बिल और असलियत में निकले अरबों रुपए का घोटाला। और इसके सूत्रधार थे लालू प्रसाद यादव। घोटाले के 5वें केस में लालू यादव दोषी करार हुए हैं। ये कहानी एक ऐसे नेता की है जिसने गरीब को हक मिलेगा का नारा दिया और बिहार के सत्ता का मालिक बन गया। नाम था लालू प्रसाद यादव। पूरे देश के गरीबों को सबको लाभ होगा। उनकी बात करने का ठेठ अंदाज और मजाकिया तेवर ने ही उन्हें जनता का किंग बना दिया था। पटना में गंगा किनारे वाली मुख्यमंत्री लालू यादव की आलीशान कोठी उस वक्त सिर्फ पावर का सेंटर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ताकत का निशान भी था जिसने सदियों पुरानी ऊंची नीच की व्यवस्था को जड़ से हिला दिया था। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। जैसे हर बड़े हीरो की कहानी में एक विलेन होता है ना, वैसे ही सत्ता के इस जगमग के पीछे अंधेरी गलियों का एक समांतरण सरकार चल रही थी। एक ऐसी सरकार जिसका हिसाब किताब सिर्फ हवा में था और जिसका सारा पैसा सरकारी खजाने से सीधा निकलकर कुछ चोरों की जेबों में जा रहा था। कहानी की शुरुआत 1990 के शुरुआती सालों से होती है, जब धीरे धीरे 950 करोड़ रुपए से भी बड़ा महा घोटाला अपना जाल बुन रहा था। इस चोरी के किस्से का सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला हिस्सा क्या था जानते हैं? इसका शिकार पशुपालन विभाग बना, मतलब गाय भैंसों का विभाग। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या ही चोरी होगी, ज्यादा से ज्यादा 1-2 बोरी चारा। लेकिन भाई साहब, इस सीधे सादे विभाग के नाम पर जो धांधली हुई थी ना, वो भी उस समय वो किसी बड़े हॉलीवुड क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थी। ये कोई छोटी मोटी चोर उचक्कागिरी नहीं थी, ये एक पक्का इरादा सालों से चला आ रहा और पूरा सिस्टम था, जिसमें बड़े आईएएस अफसर, सप्लाई करने वाले ठेकेदार और ऊपर के नेता सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। पर बात करते हैं कि ये चोरी करते कैसे थे। तो देखिए, पशुपालन विभाग के बड़े अफसरों ने एक ऐसा हवा महल तैयार कर दिया था जो सिर्फ झूठ और मक्कारी पर टिका हुआ था, उसका कोई आधार नहीं था। नंबर 1, फर्जी कंपनियां, नकली बिल। इस खेल की पहली चाल थी सैकड़ों नाम की कंपनियां। ये कंपनियां असल में थी ही नहीं, इनका कोई ऑफिस नहीं, कोई काम धंधा नहीं। इन नकली कंपनियों ने गायों के चारे, दवाइयों और औजारों की सप्लाई के लिए रेट को 10 गुना बढ़ाकर एकदम झूठे बिल बनाने शुरू कर दिए और बिलों में दिखाते थे कि ये सारा माल बिहार के दूर दराज के जिलों चाईबासा, दुमका, देवघर में भेजा गया है। मतलब तब बिहार और झारखंड एक ही था, इसलिए आपको झारखंड के भी कुछ शहर के नाम इसमें दिख रहे हैं। नंबर 2, 900 किलो चारा और 1 स्कूटर। मतलब ये तो घोटाले की कॉमेडी है। सबसे ज्यादा मजा किसी बात में छुपा है। बिलों में चारे और दवाइयों की इतनी भारी मात्रा दिखाई जाती है कि अगर सच में माल आता तो बिहार की सड़कें जाम हो जाती। लेकिन जब इस सामान को लाने ले जाने का हिसाब मांगा गया तो बिल पढ़कर हंसी ही नहीं रुकी। 900 किलो चारा और टनों सीमेंट किस पर ढोया गया पता है? सिर्फ 1 स्कूटर पर। बिल में दिखाया गया कि एक स्कूटर ने ही एक दिन में पटना से 300 किलोमीटर दूर चाईबासा तक इतना सारा सामान पहुंचा दिया। कुछ बिलों में तो ऐसा सामान खरीदा गया जिसे सुनकर दिमाग घूम जाए। हाथियों के लिए खास तेल या भेड़ों के लिए स्पेशल दवाई, जिसकी न तो विभाग को जरूरत थी और न कभी सप्लाई हुई।
नंबर 3, माल जीरो पैसा पूरा। मतलब कि माल नहीं आया पर पैसा पहले ही ले लो। घोटाले को तेजी से लूटने के लिए अफसरों ने एक ऐसी स्मार्ट चाल चली, उसमें था क्या कि ठेकेदारों को माल दिए बिना ही सारा पैसा एडवांस में दे दिया गया। पर नियम कहता है कि पैसा माल आने के बाद मिलेगा। पर इस गिरोह ने नियम कानून को जूते की नोक पर रखा और करोड़ों रुपए फटाफट निकाल लिए। ये पैसा फिर एक फिक्स रूट से अफसरों, सप्लायरों और सीधे बड़े नेताओं तक पहुंचाया जाता था। इस पूरे गोरख धंधे को चलाने वाला एक बड़ा चेहरा था, डॉक्टर SV सिन्हा, जिसे लोग इस चक्रव्यूह का मास्टरमाइंड कहते थे। जिसे लगा था कि ये चोरी कभी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन हर चोरी की कहानी में एक दिन ऐसा आता है जब भेद खुलता है। इस कहानी में वो साल था 1996। हालांकि पहले भी चोरी की भनक लगी थी, जैसा कि 1990 में ऑडिट करने वाले बड़े अफसर ने बताया था, लेकिन बड़े नेताओं ने हर बार मामले को दबा दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन जनवरी 1996 में कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। पटना और रांची के टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ सप्लाई करने वाले ठेकेदारों के ठिकानों पर रेड मारी। इस रेड में जो हाथ लगा वो पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला था। छापेमारी के दौरान अफसरों को वहां मिले पूरे 20 ट्रक, और इन ट्रकों में क्या था? सिर्फ कागजात। ये सिर्फ बिल नहीं थे, ये एक पूरे संगठित अपराध के पक्के सबूत थे। इस 20 ट्रकों के कागजात ने साबित कर दिया कि पिछले कई सालों से सरकारी खजाने से अरबों रुपए की डकैती हो रही थी। फिर इसके बाद जो हुआ, आइए एकदम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। चाईबासा के सरकारी खजाने में एक मामूली सी जांच चल रही थी। यहीं पर अफसरों ने देखा कि पशुपालन विभाग के नाम पर कुछ बेहिसाब तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। बिलों की रकम इतनी बड़ी थी कि आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उन्होंने पेमेंट रोकने की कोशिश की तो उन पर ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई। आगे ये मामला इतना गंभीर हो चुका था कि अब इसे छोटे पुलिस वालों से नहीं संभलना था। 11 मार्च 1996 को पटना हाईकोर्ट ने खुद ही इस मामले को देखते हुए इसे CBI के हवाले करने का तगड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जांच सीधे कोर्ट की देखरेख में होगी। यह ऑर्डर बड़े नेताओं के खेमे में तहलका मचाने वाला था, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की ताकत जांच को गायब नहीं कर सकती थी। खैर, CBI की जांच शुरू हुई। टीम को लीड कर रहे थे UN बिस्वास जैसे तेज तर्रार अफसर, जिन्होंने किसी भी राजनीतिक धौंस के आगे घुटने टेकने से साफ मना कर दिया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई बड़े अफसरों और ठेकेदारों ने डर के मारे सरकारी गवाह बनना मंजूर कर लिया। उनके बयानों ने सीधे मुख्यमंत्री की कोठी की तरफ उंगली उठा दी, क्योंकि CBI को कई सबूत मिले। पैसा निकालने के लिए सारे सरकारी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई थी। कई अफसरों ने ऊपर के बॉस को खुश करने के लिए मोटी मोटी रकम रिश्वत में देने की बात मान ली। लालू यादव के खास लोगों की दौलत अचानक से पता नहीं कहां से बढ़ गई थी। राजनीति में खलबली मची हुई थी। इधर लालू यादव ने इस पूरे मामले को गरीबों के नेता को फंसाने की साजिश और दिल्ली की बदमाशी बता दिया। वो जनता के बीच जाकर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कानून का पहिया घूम चुका था। CBI ने अपनी पहली चार्जशीट तैयार कर ली। जब CBI ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की पूरी तैयारी कर ली और उनकी गिरफ्तारी पक्की हो गई, तब बिहार की राजनीति में वो ऐतिहासिक दिन आया कि एक मुख्यमंत्री पर सीधे चोरी का इल्जाम था। उनका पद पर बने रहना अब बिल्कुल नामुमकिन था। 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ठोक दिया, मगर लालू यादव ने एक ऐसी चाल चली जिसने उनके विरोधियों को मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पक्का कर दिया कि सत्ता की चाबी उनके घर के बाहर न जाए। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपना मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी जो उस वक्त तक सिर्फ घर का काम देखती थी और राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, अचानक बिहार की चीफ मिनिस्टर बन गई। यह दाव राजनीति का सबसे बड़ा झोल माना गया। बाहर वाले इसे बलिदान कह रहे थे, लेकिन असल में ये ताकत को घर के अंदर रखने की सबसे बड़ा धांसू तरीका था। इसके तुरंत बाद लालू यादव ने अपनी पुरानी पार्टी से किनारा करके राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद RJD नाम की एक पार्टी बना ली, ताकि वो इस घोटाले की कानूनी लड़ाई को अलग से लड़ सके।
कुल मिलाकर यह घोटाला इतना जबरदस्त था कि इसे एक केस नहीं बल्कि कई अलग अलग मामलों में बांटा गया, जो चाईबासा, देवघर, दुमका, डोरंडा के खजानों से पैसे निकालने पर आधारित थे। आगे ये मुकदमा सालों साल चलता रहा, छोटे कोर्ट से लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट तक। पूरा सिस्टम इस महाघोटाले के सबूतों, गवाहों और अपीलों से गुजरता रहा और फिर सजाओं की फेहरिस्त शुरू हुई। कई सालों की सुनवाई के बाद पहली बार 2013 में लालू प्रसाद यादव को चाईबासा खजाने से जुड़े एक मामले में कसूरवार माना गया और उन्हें 5 साल की जेल हुई। बस इसी वजह से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए हमेशा हमेशा के लिए नालायक करार दे दिया गया। ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा शौक था। इसके बाद 2017 से 2022 तक दूसरी, तीसरी और चौथी सजा मिली। उन्हें देवघर और चाईबासा के और भी मामलों में दोषी ठहराया गया, जिसके चलते उन्हें और भी ज्यादा जेल काटनी पड़ी। हर सजा उनकी मुश्किलें बढ़ाती गई और राजनीति में उनकी वापसी का रास्ता बंद करती चली गई। फिर आखिरकार 2022 में डोरंडा खजाने, जहां सबसे बड़ी रकम निकाली गई थी, उससे जुड़े मामले में भी उन्हें कसूरवार माना गया और 5 साल की जेल हुई। इस एक केस में ही करीब 139 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। लालू यादव को इन सजाओं के चलते बार बार जेल जाना पड़ा। उनकी तबीयत खराब होती गई और जमानत के लिए उन्हें कोर्ट में पूरी महाभारत लड़नी पड़ी। देखिए, चारा घोटाला सिर्फ 950 करोड़ रुपए की साधारण चोरी नहीं थी। ये बिहार राज्य की तरक्की को रोकने का जुर्म था। जिस वक्त ये लूट हुई, बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता था। पढ़ाई, अस्पताल और सड़क, बिजली के लिए जो पैसे जरूरी थे, वो कागजी कंपनियों और झूठे बिलों और चोर अफसरों के घर पहुंच गया। इस घोटाले ने सरकारी अफसरों और नेताओं पर लोगों का भरोसा हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। इसने साबित कर दिया कि सरकारी खजाना किसी की बाप की जागीर बन सकता है। हालांकि इसके परिणाम ने उनका राजनीतिक करियर भी खत्म कर दिया और कई अफसरों की जिंदगी भी बर्बाद हुई। लालू यादव ने गरीबों की बात करके सत्ता पाई थी, लेकिन इस घोटाले ने उनके विरोधियों को यह कहने का मौका दे दिया कि गरीबों का नेता उन्हीं का पैसा खा गया। लालू यादव को कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोक दिया। उनकी पार्टी अब उनके बेटे तेजस्वी यादव चला रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का ये दाग हमेशा उनकी पार्टी के सिर पर तलवार बनकर लटकता रहता है। आज जब तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं तो उन्हें न सिर्फ आज की समस्याएं सुलझानी पड़ती है, बल्कि उन्हें उस 20 ट्रकों वाले पुराने सबूतों को भी झुटलाना पड़ता है, जिसने उनके पिता की राजनीति पारी को पलट दिया था। यह घोटाला आज भी भारत के सबसे बड़े कांडों में गिना जाता है। ये दिखाता है कि अगर नेता का ईमान डोल जाए तो छोटे से विभाग के जरिए भी देश का खजाना साफ किया जा सकता है। लालू यादव ने कुर्सी छोड़ दी, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी का नाम बदला, लेकिन 950 करोड़ रुपए का वो दाग और कोर्ट का वो फैसला आज भी बिहार की राजनीति की रफ्तार तय करता है। ये कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि एक पूरे राज्य की है, जो आज भी अपने उस लूटे हुए पैसों की सजा भुगत रहा है और बिहार की जनता बस देखती रह गई। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, जो कि जग जाहिर है और हर जगह मौजूद जानकारी के आधार पर ही ये कहानी मैंने आपको सुनाई। इस पर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। अभी बिहार में चुनाव का माहौल भी है, हर तरफ हर पार्टी अपने अपने दावे ठोक रही है और हर पार्टी का कोई ना कोई काला इतिहास जरूर है। सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगे, नीतीश कुमार के भी पुराने केस के बारे में बातचीत चल रही है और आरजेडी के भी कई केसेज के बारे में बात चल रही है। इन सभी चीज़ों के बीच में आपको क्या लगता है, कौन ईमानदार नेता है, कौन क्राइम से बहुत दूर है, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हैं, मतलब आप कहानी को पूरा देखते हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंचम प्रकाश आपके लिए कहानी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
marketing strategies, corporate stories, brand building ideas, marketing case studies और innovation एक अलग perspective से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। Let's Mic More Than Radio लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो for all marketing aspirants, professionals, startups and entrepreneurs. Every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।